क्यों शहर का सबसे बड़ा ज्वेलर एक गरीब फटीचर कॉलेज स्टूडेंट को समझ बैठा एक करोड़पति? क्या ज्वेलर से हुई थी गलती या उस कॉलेज स्टूडेंट का था कोई और ही सच? लकी, तुम पागल हो गया? तुम्हें क्या लगा कि तुम एक सस्ती सी रिंग लेके आओगे, मुझे शादी के लिए प्रपोज करोगे और मैं हाँ कर दूंगी? लकी एक बहुत ही गरीब लड़का था जो अपने कॉलेज की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। फिर भी उसने जैसे तैसे पैसे जोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल को प्रपोज करने के लिए एक अंगूठी खरीदी, लेकिन डिम्पल ने वो सस्ती अंगूठी पहनने से साफ मना कर दिया। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डिम्पल, और कॉलेज खत्म होते ही मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। एक सेकंड, जॉब तो तुम्हारी तब लगेगी जब तुम कॉलेज पूरा कर पाओगे। सेमेस्टर की फीस भरने के तो पैसे है नहीं तुम्हारे पास, मेरे सपने क्या पूरे करोगे? अगर ऐसे ही था तो क्यों बनी मेरी गर्लफ्रेंड? क्योंकि मैंने अक्सर तुम्हें बड़े और अमीर लोग के साथ घूमते हुए देखा था, बड़े बड़े होटल्स में जाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि तुम भी अमीर होगे, लेकिन मुझे क्या पता था तुम तो गरीब से पता निकलोगे यार। ये लकी फटीचर। वैसे आज ना तुम मुझे बता ही दो कि तुम जैसा सब फटीचर आदमी इतने बड़े और अमीरों के साथ कैसे उठता बैठता है? मैं यहाँ तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ और तुम अमीरों की बात कर रही हो। देखो लकी, मेरे बॉयफ्रेंड गरीब है, चलो ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यार मैं एक गरीब आदमी से शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। ऑन द अदर हैंड, तो मुझसे शादी करनी है ना, ठीक है, लेकिन अभी के अभी मुझे एक डायमंड रिंग ला के दो। अभी? पर मैं कहाँ से लाऊंगा डायमंड रिंग इस वक्त? तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, वो क्या है ना, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, ज्वेलर पर सभी आते होंगे, तुम्हें सब पैसे देने। लेकिन कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? मुझे क्या पता, मुझे डायमंड रिंग चाहिए, दैट्स इट। आई डायमंड रिंग। डिम्पल और लकी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ ज्वेलरी शॉप का मालिक आ गया। ये लीजिए मैडम, आपकी 10 लाख की रिंग। वाओ, तो बहुत सुंदर है। अब पेमेंट आप इनसे ले लेना। जैसे ही उस ज्वेलरी शॉप के मालिक ने लकी को देखा, वो चौंक गया। अरे किसे आप? मुझे पता होता कि ये ऑर्डर आपने किया है तो मैं 1 करोड़ से कम की रिंग लाता ही नहीं। उस जौहरी की बात सुनते ही डिम्पल की आंखें फटी और मुंह खुला रह गया और उसके मुंह से बस इतना निकला, 1 करोड़? लेकिन ये बात सुन लकी घबरा गया। यूं लगा मानो उसका गला सूख गया हो और वो दबी सी आवाज में बोला, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। वो लकी वहाँ से चला गया। वो इतनी जल्दी में वहाँ से भागा कि डिम्पल को बाय भी नहीं बोल पाया। अब लकी को डर था कि कहीं डिम्पल को उसके गरीब होने पे शक ना हो जाए, और लकी ऐसा होने नहीं दे सकता था। तभी लकी का फोन बज उठा। हेलो लकी बाबा, मैं काशीनाथ बोल रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सामने से काशीनाथ जी ने पूछा। लकी ने जैसे ही उनका नाम सुना, सबसे पहले उसने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी। वो नहीं चाहता था कि उसकी और काशीनाथ जी की बातें कोई भी सुने। नहीं काशीनाथ जी, कहिए क्या बात है, और ये नंबर किसका है? लकी ने फिर से अपने बिस्तर पर आकर पूछा। अरे वो मेरे ऑफिस का नंबर था, लोग रात को भी उसी पर फोन करते थे, इसलिए मैंने एक नया कार्ड खरीद लिया था। शाम होते ही उसे बंद कर देता हूँ और इसे चालू। काशीनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने उनकी बात पर सिर हिलाया और पूछा, जी काशीनाथ जी बताइए, कहिए क्या बात है? लकी बाबा, रुस्तम डांगी का फोन आया था। मैंने जब उसे आज सुबह फोन किया था तो उससे बताया कि आप दिल्ली में ही हैं और गरीबी परीक्षा दे रहे हैं। फिर मैंने उससे यह भी बताया कि आपने अभी परसों ही परीक्षा पास भी कर ली है और अब अपने परिवार के सारे पावर्स का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बात सुनकर रुस्तम ने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है। काशीनाथ जी ने कहा। ये सुनते ही लकी की भौहें तन गई और उसने पूछा, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो क्या है ना कि उसे पता नहीं था कि आप यहीं पर हैं, तो वो एक बार बस आपसे मिलकर आपको देखना चाहता है, और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उसे बता सकते हैं। दिल्ली में उसका अच्छा खासा रॉब चलता है। काशीनाथ जी ने कहा। असल में अग्रवाल एंड अग्रवाल फर्म्स का बिजनेस न सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर के बहुत से देशों में फैला हुआ था। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते थे। लेकिन लकी की परिवार की रीत ही यही थी कि जब तक कोई भी आदमी परीक्षा को पास नहीं करता तब तक उसे बिजनेस का दारोमदार नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, मैं मिल लूंगा उनसे, लकी ने कहा। वो वैसे भी बहुत सीधा और साधारण सा आदमी था और इतने सालों बाद अपनी कंपनी के लोगों से मिलना उसके लिए कुछ नया होने वाला था। ठीक है, तो मैं उसे फोन कर देता हूँ, वो कल सुबह ही आपसे मिलने के लिए आपके कॉलेज पहुंच जाएगा। काशीनाथ जी ने कहा। नहीं, आप उन्हें कॉलेज मत भेजिए,
आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद ही उनसे मिलने के लिए चला जाऊंगा। वैसे भी यहाँ पर मिलना ठीक नहीं होगा। लकी ने कहा। वो रुस्तम डांगी को कॉलेज में बुलाकर जबरदस्ती की हवाबाजी नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर किसी ने रुस्तम के साथ उसे देख लिया तो लोग उससे सवाल पूछ पूछ कर उसका जीना दुश्वार कर देंगे, और वो अभी कुछ दिन और आराम से सुकून से जीना चाहता था। एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद तो उसे कंपनी के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को बदलना ही था। लेकिन लकी बाबा, आप परिवार का हिस्सा हैं। आने वाले वक्त में आपको इसकी कमान संभालनी है। ऐसे में अगर आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो ये नियमों के खिलाफ हो जाएगा ना। रुस्तम डांगी तो सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास का ही इलाका देखता है। ऐसे में आपका उससे मिलने के लिए परेशान होना कहाँ तक ठीक है। मैं उसी को बोल देता हूँ, वो आपसे मिल लेगा। काशीनाथ जी ने फिर से जिद करते हुए कहा। वो नहीं चाहते थे कि लकी कमान संभालने से पहले ही लोगों के सामने इतना सीधा नजर आने लगे, वरना लोग उसकी परवाह करना बंद कर देते। नहीं काशीनाथ जी, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जब तक मैं काम नहीं संभालता तब तक तो मैं उनसे मिलने के लिए जा ही सकता हूँ। वैसे भी उनसे मिलने के बहाने मैं थोड़ा शहर भी देख लूंगा। लकी ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा। इतने साल इतनी गरीबी देखने के बाद अब वो समझ गया था कि सादगी से बड़ी कोई पूंजी नहीं थी। ठीक है लकी बाबा, आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों से भी इतने प्यार से बात करते हैं, कोई भी आपका मुरीद हो जाएगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं रुस्तम को बोल दूंगा कि आप खुद उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। काशीनाथ जी ने कहा। ठीक है काशीनाथ जी, लकी ने कहा और फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा और वो खिड़कियों को खोलने के लिए बाहर जा ही रहा था, इतने में फिर से काशीनाथ जी का फोन आया। हेलो लकी बाबा, रुस्तम कह रहा था कि वो गोल्डन मेंशन होटल में कल लंच के लिए जाने वाला है, तो आप भी लंच के लिए उसके साथ जा पाएंगे या मैं जगह बदलवा दूं? काशीनाथ जी ने कहा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कहना कि मैं 1 बजे के आसपास वहां पहुंच जाऊंगा। लकी ने कहा। उसके बाद उसने फोन रखा और सारे खिड़की दरवाजे खोलकर अपने पलंग पर लेट गया। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर आया, डिंपल की यादों ने फिर से उसे घेर लिया था। आज कहने को उसके पास सब कुछ था। वो डिंपल को सब कुछ दे सकता था जो वो चाहती थी, लेकिन फिर भी डिंपल उसके साथ नहीं थी। लकी को अपने लिए नहीं बल्कि डिंपल के लिए बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उसने परीक्षा को कुछ दिन पहले ही पार कर लिया होता तो आज शायद डिंपल उसके साथ होती। उसने फिर से अपना फोन उठाया और डिंपल का नंबर निकालने लगा। लेकिन मैं क्या कहूं उससे? लकी ने अपने आप से पूछा। जब काफी देर तक उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फोन को वापस रख दिया और अपनी आंखों को बंद करके लेट गया। लकी को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। जब थोड़ी देर बाद उसे कमरे में किसी के आने की आवाजें सुनाई दी, तब उसकी नींद खुली और उसने देखा कि अमित, प्रीतम और गर्वित वापस आ गए थे। वो तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बातों में वो इतना मशगूल थे कि वो भूल गए थे कि लकी अपने बिस्तर पर सो रहा था। यार, ये प्रशांत 1 नंबर का गधा आदमी निकला यार। खाना खाने के बाद उसे गाना गाने की क्या जरूरत थी? साले ने पूरे खाने का टेस्ट ही खराब कर दिया। गर्वित ने उसके ऊपर बरसते हुए कहा। हाँ, और लाड साहब यहां तक भी नहीं माने। भाई, पता है कि जब बारिश हो रही है तो मत जाओ ना, लेकिन इतनी बारिश में कोयल को पीछे बिठाकर पूरे देश में अपनी बुलेट से पटाखे फोड़ने हैं, हद है। प्रीतम ने कहा और बोतल में से पानी पीने लगा। हाँ ठीक है, अब और कितनी गालियां दोगे उसे? पूरे रास्ते इतनी गालियां दी, पेट नहीं भरा? उधर देखो, लकी सो रहा है, इसलिए उसे परेशान मत करो। अमित ने कहा और लकी की ओर देखने लगा। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थी। गर्वित और प्रीतम फ्रेश होने के लिए चले गए और अमित भी अपना तौलिया लेकर उनके पीछे पीछे हो लिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो आसमान काफी साफ नजर आ रहा था। कल की बारिश के बाद कैंपस, सड़कें और मैदान सब धुल चुके थे। जिस हिसाब से पानी भरा हुआ था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि बारिश पूरे रात ही चली थी। दूसरी और तीसरी क्लास के ब्रेक के बीच जब लकी ने थोड़ी देर सुस्ताने के लिए अपना सिर बेंच पर टिकाया ही था कि अमित भागा भागा उसकी क्लास में घुसा और लकी को झटकते हुए उठाते हुए बोला, लकी, कोयल के साथ गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब क्या हो गया उसके साथ? पास बैठे ही गर्वित ने कहा। प्रीतम, जो कि अमित की ओर देख रहा था, उसने उसके मजे लेते हुए कहा, अबे तेरा डिपार्टमेंट ना रोशनी की प्रॉब्लम झेलने का है, कोयल की नहीं। इस बात पर लकी और गर्वित भी मुस्कुरा दिए। अबे तू 2 मिनट चुप रह, अमित ने कहा और लकी की ओर देखकर बोला, भाई कोयल कल रात को बाइक से गिर गई। अमित ने कहा, हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? बात तो तब होती जब कोयल जी बाइक पर बैठकर कार में से गिर जाती।
प्रीतम ने फिर से कोयल का मजाक उड़ाते हुए कहा। अमित ने उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बात पर तो उसे और भी ज्यादा हंसी आ गई थी। एक पल हंसने के बाद गर्वित ने पूछा, लेकिन वो गिरी कैसे? अबे यार, कल रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब वो और प्रशांत जोश जोश में बाइक पर दिल्ली नापने निकल गए। बस थोड़ी देर में उनकी बाइक कहीं पर फिसली और मैडम गिर गई। अमित ने कहा, अच्छा, तो फिर उसे बचाने कौन आया? चेतन मित्तल? प्रीतम ने फिर से उसके मजे लेते हुए कहा। अमित ने प्रीतम के बाल पकड़े और जोर से खींच दिया। प्रीतम चिल्लाने लगा और उसकी आवाज से बाकी के क्लास में भी हल्ला होने लगा। इसलिए अमित ने उसके बाल छोड़े और लकी की ओर देखते हुए बोला, मैं अभी मैदान के आउटर एरिया में प्रैक्टिस कर रहा था तो रोशनी का फोन आया। उसने बताया कि प्रशांत कल रात को कोयल को अपने साथ बाइक पर ले गया था और दोनों गिर पड़े। फिर कोयल को अस्पताल ले गए। रोशनी और बाकी लोग भी सुबह सुबह जल्दी उससे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गए और उसने कहा कि हमें भी उससे मिलने के लिए आना चाहिए। अमित ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म करते हुए कहा। प्रीतम और गर्वित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कल उसने लकी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था और वो जिस तरह से प्रशांत के सामने बन रही थी, उसके बाद उन दोनों ने कसम खा ली थी कि वो अब कोयल की कभी शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अमित को ना कर पाते, अमित अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो हम लोग भी उसकी खबर लेकर आते हैं। भाई, आखिर उसने हमें कल ट्रीट दी थी यार। भले ही उसकी जुबान कैसी भी हो, लेकिन उसका मन अच्छा है। अमित ने कहा और अपनी नजर नीचे कर ली। उसे मालूम था कि इस बात पर उसके तीनों दोस्त उसे बहुत गालियां देने वाले थे। अच्छा चलो भाई, अब नमक खाया है तो फर्ज भी अता करना ही पड़ेगा, प्रीतम ने कहा और अपनी बेंच पर से उठ गया। गर्वित भी उसके पीछे पीछे खड़ा हो गया। तीनों बाहर निकलने को ही थे कि अमित ने लकी को देखा। वो अभी भी वहीं पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हो भाई, तू नहीं आ रहा क्या? अमित ने पूछा। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं आया ना तो उसकी तबीयत मेरी शक्ल देखकर और खराब हो जाएगी, लकी ने चुटकी लेते हुए कहा। वो उसके न आने के पीछे का असली कारण उन तीनों को नहीं बताना चाहता था। अमित भी उसकी बात समझ गया था, इसलिए उसने दोबारा नहीं पूछा और प्रीतम और गर्वित को अपने साथ लेकर निकल गया। इधर जैसे ही वो लोग कॉलेज से बाहर निकले, उसके थोड़ी ही देर बाद लकी भी बाहर आ गया था। उसने कॉलेज से थोड़ी दूर जाकर अपने लिए एक टैक्सी बुलाई और सीधा होटल गोल्डन मैंशन के लिए निकल गया। जब ड्राइवर ने लकी के मुंह से होटल गोल्डन मैंशन का नाम सुना तो वो चौंक गया। जिस हिसाब से उसने कपड़े पहने थे, ड्राइवर को तो लग रहा था कि उस हिसाब से तो लकी सिर्फ वहां खाने का सपना ही देख सकता था। होटल गोल्डन मैंशन दिल्ली की सबसे बड़े होटल में से एक था। थोड़ी ही देर में उसकी टैक्सी एक बड़ी सी नीली शीशे वाली बिल्डिंग के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। दरवाजे के बाहर गार्ड खड़े थे और ऊपर होटल गोल्डन मैंशन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। जैसे ही लकी गाड़ी से उतरकर होटल में गया तो उसने देखा कि वहां ढेर सारी गाड़ियां खड़ी थी और वो दरवाजा जो उसे दूर से देखने में काफी छोटा लग रहा था, वो लगभग 2 मंजिलों जितना ऊंचा था। लकी उस दरवाजे की ओर बढ़ा। गार्ड ने उसे पहले ही आता देख लिया था और उसने भी उसकी नजरों को भांप लिया। उसने गेट पर अपना नाम लिया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और फर्श पर महंगा मार्बल लगा हुआ था। आसपास चारों ओर खुशबूदार माहौल था। सब लोगों ने वहां सूट बूट पहन रखे थे और लकी अपनी चप्पल में ही उठकर चला आया था। वो बिना इधर उधर की चकाचौंध पर ध्यान दिए सीधा लिफ्ट की ओर चला गया। उसने अपना फोन निकाला और देखा उसमें लिखा था कि उसे कमरा नंबर 888 में जाना था। लकी ने फिर से अपना फोन जेब में रखा और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसकी दिशा में बढ़ती चली आ रही थी। वो उसे हाथ से लिफ्ट को रोकने का इशारा भी कर रही थी। लकी ने बटन पर से तो अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन वो उस लड़की पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो वाकई बला की खूबसूरत थी। जैसे जैसे वो पास आई, लकी ने देखा कि उसका चेहरा गोल और पलके बड़ी बड़ी थी। उसकी शक्ल से ही वो काफी उत्साह में नजर आ रही थी। उसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था और नीले रंग की ट्राउजर। उसके गले में एक छोटा सा डायमंड का नेकलेस भी था। वो लड़की लिफ्ट में घुसी और लकी से थोड़ी सी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। लकी भले ही उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी नजर उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? घूर क्यों रहे हो? उस लड़की ने लकी को फटकारते हुए कहा। नहीं कुछ नहीं, आई एम सॉरी, लकी ने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा। लेकिन उसकी नजर बाज आने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो वापस उसकी गर्दन पर टिकी जा रही थी। लकी अब उसकी कमर तक आते बालों को देख रहा था। क्या देख रहे हो? नॉनसेंस।
लड़की ने फिर से पलट कर कहा। उसे एहसास हो गया था कि लकी की नजरें अभी भी उसी के ऊपर टिकी हुई थी। इस बार उसकी आवाज सुनकर लकी के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी थी और अचानक ही उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक में से खून बहना शुरू हो गया था। लकी ने जोर से सांस खींची और अपना सिर ऊपर की ओर उठा लिया। लड़की ने उसे इस तरह देखा और बोली, ओ शिट, तुम्हारे होठों पर खून लगा हुआ है, रुमाल नहीं है क्या? साफ करो इसे। उस लड़की ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से रुमाल निकालता, उसे अपनी नाक में खुजली सी महसूस हुई और अगले ही पल छींक आ गई। इससे पहले कि वो अपने हाथ से अपने नाक को ढक पाता, सामने खड़ी लड़की की सफेद शर्ट पर उसके थूक के कुछ छींटे लग चुके थे। ओ माय गॉड, तुम! लड़की ने अपनी शर्ट पर लगे धब्बे को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। आई एम सॉरी, लकी ने हड़बड़ाते हुए कहा और अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके शर्ट पर लगे खून को पोंछने लगा। लेकिन इसी बीच लकी का हाथ गलती से लड़की के सीने पर चला गया। लकी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जल्दबाजी में उससे गलती हो गई थी और वो लड़की भी उसे घूर कर देख रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, साले ठरकी कहीं के? लड़की ने गुस्से में कहा और लकी को पीछे की ओर धक्का दे दिया। लकी की पीठ पर चोट लगी और इतने में लिफ्ट भी रुक गई। वो लड़की उसे गुस्से से देखी जा रही थी। नहीं, मुझसे गलती, मैं तो बस खून। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कहता, वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! ये सुनते ही लकी के कान खड़े हो गए थे। उसने देखा कि दो गार्ड भागे भागे उसकी ओर आ रहे थे। उन दो गार्ड्स को आते हुए देखकर वो घबरा गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपनी इस हरकत की वजह से जेल जाने वाला था या फिर रुस्तम डांगी उसे बचा लेगा? लकी की छींक की वजह से उस लड़की का शर्ट खून से सन गया था। सफेद रंग के सूती शर्ट के ऊपर खून के धब्बे गिरकर फैल गए थे। लेकिन लड़की के मन में मलाल इस बात का नहीं था कि उसकी शर्ट पर खून फैल गया था। उसे मलाल इस बात का था कि लकी ने उसके साथ छेड़खानी की थी। इससे पहले कि लकी उसे अपनी ओर से कुछ समझा पाता, उस लड़की ने सिक्योरिटी को बुला लिया था। लिफ्ट खड़ी थी और वो लड़की लिफ्ट के बाहर आ गई थी। लकी भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था, लेकिन तब तक दो गार्ड उसकी दिशा में आए और उसे पकड़ लिया। क्या हुआ मैडम, क्या बात है? एक गार्ड ने उस लड़की से पूछा। वो देख पा रहा था कि उस लड़की का शर्ट खून से सन गया था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। पहले तो इसने जानबूझकर मेरी शर्ट पर छींका, जिसकी वजह से मेरी शर्ट खराब हो गई, और फिर इसने अपने रुमाल से मेरे शर्ट को साफ करने के बहाने मेरे साथ छेड़खानी की है। जैसे ही लड़की ने अपनी बात खत्म की, उन दोनों गार्ड ने लकी को घूर कर देखा। ऊपर से नीचे तक देखने पर उन्होंने पाया कि लकी की शक्ल तो शरीफों जैसी ही थी, लेकिन उसका हुलिया इस बात की गवाही दे रहा था कि वो कितना बड़ा बदमाश था। क्या रे, बहुत लड़कियां छेड़ रहा है, कहां से आया है तू, और घुसने किसने दिया तेरे को अंदर? एक गार्ड ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ा। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुनिए, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई बदमाश नहीं हूं और ना ही मैं आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने मुझे डांटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो तो अचानक पता नहीं कैसे मेरी नाक से खून निकल आने लगा और फिर उसमें ईचिंग हुई और मुझे छींक आ गई। आप जैसा समझ रही हैं वैसा आदमी नहीं हूं मैं। इससे पहले कि लकी अपनी बात पूरी कर पाता, उस लड़की ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, अच्छा, ऐसा सोच भी मत लेना कि तुम इंग्लिश बोलकर बच जाओगे। जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और फिर वो तुम्हें अपनी भाषा में समझाएंगे। जैसे ही उस लड़की ने पुलिस का नाम लिया, लकी के साथ साथ दोनों गार्ड के भी कान खड़े हो गए। वो ये देख पा रहे थे कि लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था और पुलिस के पास जाने का उसका अधिकार भी था, लेकिन उन्हें डर इस बात का था कि अगर वो पुलिस को बुलाती तो उनके होटल की बहुत बदनामी हो सकती थी। इसलिए एक गार्ड ने तुरंत मोर्चा संभाला और लकी को उसके सामने जोर से हिलाते हुए बोला, अरे मैडम, ऐसे सड़क छाप पॉकेट मार आदमी के लिए पुलिस क्यों बुलाना? हम इसे तो हम ही ठीक कर देंगे, क्यों सुरेश? पहले गार्ड ने अपने साथ वाले गार्ड को इशारा किया और उसने लकी की ओर अपना डंडा ताना ही था कि इतने में लड़की बोली, नहीं, आप लोग इससे टच भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ इसे पकड़ कर रखिए, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वो इससे निपटेगी। उस लड़की ने कहा और अपने पर्स में से फोन निकाला और वो फोन मिलाने ही वाली थी कि इतने में फिर से उस गार्ड ने कहा, अरे मैडम, क्यों पुलिस को परेशान कर रही हो? हम है ना, हम भी उतना ही अच्छा धोते हैं जितना पुलिस धोती है।
दूसरे गार्ड ने कहा और फिर उसने लकी के सिर पर डंडा तान दिया। इतने में लकी चिल्लाया और बोला, नहीं अब मैडम नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और मामला सिर्फ पुलिस तक नहीं कोर्ट तक जाएगा। मैं इनके ऊपर डिफेमेशन का केस करूंगा, मैं इनके ऊपर हरासमेंट का केस करूंगा और तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाया तो तुम दोनों भी अंदर जाओगे, इसलिए छोड़ो मुझे राइट नाउ। लकी ने चिल्लाते हुए कहा। उस जैसे आदमी से इतनी बड़ी धमकी सुन लेने के बाद तो उनके होश ही उड़ गए थे। वो दोनों घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं लकी और उस लड़की की आंखों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब क्या करें? पहले गार्ड ने कहा। मैनेजर को बुला, दूसरे ने कहा। पहले ने तुरंत अपनी जेब से वॉकी निकाला और चालू किया। लकी और वो लड़की दोनों ही उस गार्ड को देखने लगे। इससे पहले कि मैनेजर लाइन पर आता, एक साथ लकी और उस लड़की का फोन बज उठा। हेलो, जी हाँ सर, मैं होटल आ गई हूं, लेकिन सर एक बदतमीज आदमी की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। लड़की ने लकी को घूर कर देखा और कहा, हाँ मैं भी आ रहा हूं, बस एक मैडम है, उन्हें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो शॉर्ट आउट कर रहा हूं, बस आ ही रहा हूं उसको करके। लकी ने कहा और दोनों ने एक वक्त में ही फोन रखा। लड़की के लिए अब वहां रुकना और इस बहस में पड़ना बहुत भारी हो गया था। उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी और उसके लिए वो लेट हो रही थी। इसलिए लड़की ने लकी को देखा और बोली, आज तुम्हें मेरी मीटिंग ने बचा लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मीटिंग हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूं। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा और लकी का एक फोटो खींच लिया। इससे पहले कि वो अपना चेहरा ढक पाता, उसकी आंखों के सामने फ्लैश चमक चुका था। लड़की ने फोन अपने पर्स में डाला और वहां से निकल गई। लकी ने उसे देखा और फिर अपनी शर्ट ठीक की। दोनों गार्ड अभी भी वहीं खड़े थे। लकी ने एक से पूछा, ये रूम नंबर 888 किस तरफ है? उसका सवाल सुनते ही उस गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने बड़ी बड़ी आंखों से लकी को देखा और पूछा, आपको 888 में जाना है? लकी ने हाँ में गर्दन हिलाई। सर 888 उस तरफ है, उस गार्ड ने इशारे से बताया और लकी अपनी दाई ओर मुड़कर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो जाने वाला था, वो गार्ड पीछे से बोला, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। लकी ने उस गार्ड को देखा और फिर अपने कंधे उचका दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी अभी उसके ऊपर डंडा चलाने वाला था। अचानक उससे वो माफी क्यों मांग रहा था? जब लकी को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपना सिर खुजाते हुए वहां से निकल गया। इधर रूम नंबर 888 में उसके आने की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा था। ढेर सारे लोग पहले से उसके इंतजार में वहां आकर खड़े हो गए थे। एक 50 साल का आदमी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसने बढ़िया सा सूट पहना हुआ था और वो होटल गोल्डन मैंशन के मैनेजर से बात कर रहा था। सब तैयार है ना? मैनेजर ने उसकी बात सुनी और बोला, जी सर, आप चिंता ना करें, जैसा आपने बोला था वैसा का वैसा हमने सारा अरेंजमेंट करके दिया है। रुस्तम सर ने जो भी लिखवाया था वो सभी लंच के लिए बनवाया गया है। रुस्तम सर तो वैसे भी हमारे लिए बहुत खास हैं, उनके आने भर से ही हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे गेस्ट आने वाले हैं तो आप जरा, उस आदमी ने कहा और जनरल मैनेजर उसका इशारा समझ गया। वहां से वो निकल चुका था। जैसे ही मैनेजर वहां से निकला, वो लड़की वहां आकर खड़ी हो गई। ये वही लड़की थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और जिसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था। उसने जब रुस्तम डांगी को देखा तो वो सीधा भागकर उसके पास गई और बोली, सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गई हूं, वो क्या है ना। इससे पहले कि वो लड़की आगे कुछ बोल पाती, डांगी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, उधर बैठ जाओ, तुम्हारी किस्मत आज अच्छी है कि लक्ष्मण सर अभी तक आए नहीं है। अगर वो पहले पहुंच गए होते तो आज तुम्हारी वजह से मेरा सारा इंप्रेशन खराब हो जाता। वो लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और शर्मिंदगी से एक कोने में जाकर बैठ गई। इधर रुस्तम डांगी खुद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर लकी के खाने का इंतजार कर रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। जैसे ही उसने घूमकर अपनी दाईं ओर देखा तो उसने पाया कि एक लड़का ऐसे ही साधारण से कपड़ों और चप्पलों में उसकी ओर चला आ रहा था। रुस्तम उसे देखते ही समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। वो तुरंत उसकी दिशा में आगे बढ़ा और उसने सामने झुकते हुए उसका अभिवादन करते हुए बोला, आइए लक्ष्मण सर, आइए, मैं रुस्तम डांगी। लकी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर उनसे हाथ मिलाने लगा। इसके बाद रुस्तम के पीछे पीछे वो कमरा नंबर 888 में दाखिल हो गया। लकी ने देखा कि वहां पर जो लोग बैठे थे वो दिल्ली के सबसे बड़े लोगों में से कुछ थे। उनकी शक्लें और उनके कपड़े ही उनकी सारी कहानी बयां कर रहे थे। ये सब लोग वो हैं सर जो हमारी कंपनी अग्रवाल एंड अग्रवाल के लिए काम करते हैं, सारे टॉप ऑफिशियल्स हैं, रुस्तम ने कहा और फिर लकी को सबसे मिलवाते हुए बोला, ये हमारे अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण लाल अग्रवाल, आपका स्वागत है सर। सभी लोगों ने एक ही सुर में कहा।
उस लड़की ने जैसे ही लकी को वहां खड़ा देखा तो उसका परिचय सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपने बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसके ऊपर खून छींकने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके बॉस का भी बॉस होगा। आज तो उस लड़की को नींद ही नहीं आने वाली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उसका दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता था। इधर लकी ने भी इतनी भीड़ में उस लड़की को दूर से ही देख लिया था। उसे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों की मुलाकात इतनी जल्दी और इस कमरे में होने वाली थी। लकी को अपने जहन में सिर्फ एक बात ही याद आ रही थी कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। लकी ने बाकी लोगों से नजरें मिलाने से पहले एक बार और उस लड़की को देखा। उसे मालूम था कि वो थोड़ा सा बदतमीज हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब की बार वो लड़की उसके देखने से भी उसे कुछ नहीं कहने वाली थी। लेकिन अगले ही पल लकी को लगा कि वो कुछ गलत कर रहा था और इसलिए उसने अपनी नजर उस लड़की से हटाकर बाकी के लोगों पर टिका दी। प्लीज आप लोग सब बैठ जाइए प्लीज, लकी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। सर आप भी प्लीज बैठिए, रुस्तम ने कहा और लकी को उस लड़की के पास ही लगी सीट पर बैठाने के लिए ऑफर कर दिया। उसके हाथ का इशारा देखते ही लकी के मन में ढेर सारे सवाल उभरने लगे थे। जब रुस्तम ने देखा कि वो लड़की की ओर सवालिया निगाहों से देख रहा था तो वो बीच में आया और बोला, सर ये हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है रागिनी दत्ता। जैसे ही उसका नाम लिया गया रागिनी लकी को देखकर मुस्कुराने लगी। हालांकि उसकी मुस्कान देखकर ही लकी समझ गया था कि वो काफी फीकी थी। उसमें लकी के लिए काफी घबराहट थी, लेकिन अब ऐसी कड़वाहट देखने की लकी को आदत हो चुकी थी, इसलिए उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सर आप जरा सबसे पहले इसे चखिए, ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। रुस्तम ने लकी के सामने एक प्लेट पर कश्मीरी पुलाव परोसते हुए कहा। अच्छा, लकी ने कहा और एक चम्मच से उस प्लेट में रखी डिशेस का थोड़ा सा हिस्सा लेकर अपने मुंह में डाल दिया। जैसे ही उसका जायका उसके मुंह में घुला, लकी का दिल कुतुब मीनार पर चढ़ गया था। उसने बहुत सालों बाद इतना कुछ अच्छा खाया था। खाना पेट के अंदर चला गया था, लेकिन उसका जायका उसके मुंह में ही रह गया था। लकी के चखने के बाद जब बाकी के लोगों ने भी उसे चखा तो उनके मुंह में रुस्तम की करछी सी छाप उभर आई। जायका ऐसा घुला कि सबके मुंह से वहां निकल गया। उसके बाद तो जमकर लोगों ने खाना खाया कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि सब लोग पिछले जन्म से ही भूखे चले आ रहे थे। खाने के आगे सब लोग अपने ओहदे, अपने पद, अपने पते, अपने जात और अपना नाम तक भूल गए थे। इतना जमकर खाना खाया गया कि किसी की बर्तन के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। लकी ने भी आज न जाने कितने दिनों बाद जमकर खाया था। सालों के बाद आज उसका पेट फुल हो गया था। सर आपका हो गया या कुछ और मंगवाऊं? रुस्तम ने प्यार से पूछा। वो लकी को देखकर ही समझ गया था कि आज उसे खाने में मजा ही आ गया था। नहीं, मेरा पेट तो भर गया है, लकी ने कहा। ठीक है सर, आइए तो मैं आपको आराम करवाने के लिए थोड़ी देर रेस्ट हाउस में ले जाता हूं, रुस्तम ने कहा। वो भी लकी की इस जमीन से जुड़े एटीट्यूड से काफी इंप्रेस हो गया था। उसे लग रहा था कि रातों रात ढेर सारी दौलत मिल जाने के बाद लकी के पैर जमीन पर टिकने वाले नहीं थे। लेकिन जब उसने लकी को देखा और इतनी देर में जितनी भी बार उससे बात की तो उसने यही पाया कि लकी जड़ों से जुड़ा हुआ नौजवान था। वो कोई हवा में उड़ने वाले लड़कों में से नहीं था जो अपने साथ अपना सब कुछ उड़ा देते थे। लकी जड़ों का आदमी था, इसलिए सब कुछ जोड़े रखता था। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लकी ने शर्माते हुए कहा। उसे दोपहर में सोने की आदत नहीं थी। उधर रागिनी ने जब लकी को ऐसे शर्माते देखा तो उसे हंसी आ गई। उसे लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी लकी काफी क्यूट था। लकी के मना करने के बाद सब लोग वहीं बैठ गए थे और लकी की ओर देख रहे थे। लकी ने टेबल पर रखी प्लेटों को देखा और कुछ सोचने लगा। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला तो देखा कि 1:30 बज गए थे। जैसे ही लकी ने घड़ी में टाइम देखा, सब लोग चौंक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनसे कोई गलती हो गई थी। तभी लकी बेचैन हो रहा था। रुस्तम को भी ऐसा ही लग रहा था और उसने तुरंत लकी से पूछा, क्या हुआ सर? कुछ दिक्कत है क्या? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा था, मैंने पेट भर खाया। लेकिन मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आपके पास ये खाना और थोड़ा बचा हो तो पैक कर दीजिए, मैं इसे अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहता हूँ, लकी ने कहा और रुस्तम की ओर देखने लगा। रुस्तम को और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी की इस बात का क्या जवाब दें। वो सब एक पल में ही उसकी सादगी पर फिदा हो गए थे। रागिनी की भी सारी नाराजगी एक ही झटके में खत्म हो गई थी। लकी यहाँ बैठा भी अपने दोस्तों के ही बारे में सोच रहा था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। लेकिन रुस्तम के लिए एक दिक्कत हो गई थी, खाना खत्म हो चुका था और खाना जिन खास मसालों से बना था वो भी उतने ही थे। अब आगे क्या होगा?
क्या रुस्तम लकी को खाना पैक करने के लिए हाँ कर पाएगा या वो लकी को मना कर देगा? वो लकी जिसने अपने दोस्त को पेट भर पानी पूरी भी नहीं खिलाई थी, क्या वो अपने दोस्त को इतना अच्छा खाना खिला पाएगा? क्या लकी की इस सादगी का लोग फायदा उठाएंगे? लकी ने वाकई बहुत सालों के बाद ऐसा खाना खाया था। खाना खाकर लग तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन मन ही मन उसे ये बात खटक रही थी कि उसने ये खाना अकेले ही खा लिया था। वो चाहता था कि इस लजीज खाने का जायका उसके दोस्तों की जुबान पर भी घुलना चाहिए, इसलिए उसने रुस्तम से खाना बंधवाने की बात कही थी। लेकिन रुस्तम इस दुविधा में पड़ गया था कि उसके मालिक की डिमांड को कैसे पूरा करे। फिर भी रुस्तम ने कहा, हाँ सर, आप चिंता मत करिए, हम अभी पैक करवा देते हैं। जैसे ही रुस्तम ने ये बात कही, वो होटल के मैनेजर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। उसने मैनेजर को फोन मिलाया और उससे जल्दी से जल्दी सारा सामान इकट्ठा करने के लिए कहा। मैनेजर ने तुरंत सारा सामान मंगवाया और रसोई में अपने खानसामों से बाकी का काम छुड़वाकर उन्हें इस काम में लगा दिया। लगभग आधे घंटे के अंदर ही सारा खाना बनकर तैयार हो गया था और मैनेजर वो सारा खाना लेकर रूम नंबर 888 में आ गया था। वहां के हर अटेंडेंट के हाथ में एक नीला और सफेद रंग का डब्बा था। मैनेजर ने कमरे के अंदर आते ही कहा, रुस्तम सर, खाना तैयार है। रुस्तम ने उससे इशारा किया और अटेंडेंट ने सारा खाना मेज पर लगा दिया। रुस्तम ने एक एक डब्बे का ढक्कन खुलवाया और उसे देखा और उसकी खुशबू भी ली। फिर उसने खाना लकी को दिखाया और बोला, सर आप देख लीजिए, सब कुछ ठीक है ना? अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, हम अभी रेडी करवा देते हैं। लकी ने अपनी आंखों से उन डब्बों को देखा। उसमें ढेर सारा खाना था। उसके तो सिर्फ 3 ही दोस्त थे, लेकिन खाना को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें आराम से 15 लोग निपट सकते थे। लकी ने रुस्तम की ओर देखा और बोला, ये तो बहुत सारा है रुस्तम जी, मेरे तो सिर्फ 3 ही दोस्त हैं, मुझे सिर्फ एक ही बॉक्स दे दीजिए, काफी है। अगर मैं इतना सब अपने साथ ले जाऊंगा तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें और ये रिटर्न हो सके तो रिटर्न कर दीजिए, और अगर रिटर्न ना हो तो इसे बाकी लोगों में ही बंटवा दीजिए। लकी ने मुस्कुराते हुए अपने लिए एक डब्बे का ढक्कन लगा लिया था। मैनेजर ने डिब्बे के साथ एक बॉटल वाइन भी रखवा दी थी। जैसे ही लकी उस डब्बे को उठाकर निकलने लगा तो रुस्तम उसके हाथ से डब्बा लेने के लिए आगे आया और बोला, अरे अरे सर, आप इसे क्यों उठा रहे हैं? लाइए मैं इसे उठाकर रखवा देता हूं। लकी ने काफी कोशिश की कि वो डब्बा अपने ही हाथ में रखे, लेकिन रुस्तम डांगी माना ही नहीं और उसने आखिरकार लकी के हाथ से वो डब्बा ले लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके समूह के बाकी लोग भी लकी के साथ उसके पीछे ही चल रहे थे। ठीक है रुस्तम जी, लंच के लिए थैंक यू, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब प्लीज आप लोग तकलीफ मत लीजिए, मैं यहाँ से अपने लिए टैक्सी ले लूंगा। लकी ने सभी लोगों को देखा और रुस्तम से कहा। जैसे ही लकी का ये कहना हुआ कि इतने में रागिनी भीड़ से निकलकर बाहर आई और उसने लकी से कहा, सर आप टैक्सी मत लीजिए, मेरी कार यहीं खड़ी है, मैं आपको छोड़ दूंगी। रागिनी की आंखों में चमक थी, वो लकी के ऊपर से नजर ही नहीं हटा पा रही थी। लकी देख पा रहा था कि खाना खाते हुए भी रागिनी बार बार लकी की ओर देखी जा रही थी। अब जैसे ही रागिनी ने लकी को अपने साथ चलने का ऑफर दिया तो वो सोच में पड़ गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो हाँ कर दे, और ये भी कर रहा था कि ना कर दे। ना वो इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में लोग उसे घूर कर देखें। लकी के कॉलेज में किसी के कार से आने की और वो भी किसी लड़की के साथ, इस चीज की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। लेकिन उसका हाँ करने के पीछे का सिर्फ एक ही कारण था, रागिनी। वो रागिनी की धूप से मिचमिचाती हुई आंखों को चाह कर भी मना नहीं कर सकता था, और इसलिए उसने कहा, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ही लकी ने रागिनी के साथ जाने के लिए हाँ की, रुस्तम और बाकी लोगों की जान में जान आ गई। रागिनी का ऑफर एक्सेप्ट करते ही वो समझ गए थे कि लकी उनकी मेहमान नवाजी से खुश था। रागिनी उसे अपने साथ अपनी कार की ओर ले गई और बाकी लोगों ने उसे विदा कर दिया। जैसे ही रागिनी ने देखा कि बाकी लोग निकल गए हैं, वो लकी की ओर घूमी और बोली, सर आपने मेरे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। इसके बाद रागिनी के दिमाग में ना जाने क्या शक आया। उसने फिर से लकी की ओर देखा और बोली, सर आपको मालूम है ना कि लिफ्ट में जिस लड़की के साथ आपकी लड़ाई हुई थी वो लड़की मैं ही थी। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने आपके ऊपर डाउट किया, आपको इतना कुछ कह दिया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। रागिनी ने कहा और लकी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही रागिनी ने लकी के हाथ को अपने हाथ में थामा, उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रागिनी इतनी जल्दी इसके बारे में बात करना शुरू कर देगी। लकी सकपकाया और उसने कहा,
अरे ये सब तुम क्या कर रही हो रागनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी भी तो थी। मुझे तुम्हें इस तरह से लिफ्ट में देखकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, इसलिए माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। और अब की बार लकी ने रागनी का हाथ पकड़ लिया। रागनी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी आगे से चलकर उससे माफी मांगेगा। वो उसकी सादगी की दीवानी हो गई थी। लिफ्ट में उसने लकी के प्रति अपने दिमाग में जो छवि बना ली थी, लकी उससे बिल्कुल अलग निकला था। जैसे ही लकी ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, रागनी ने फिर से अपना हाथ छुड़वाया और अपने ही हाथ से फिर से लकी का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं सर, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे तो बस इस बात की खुशी हो रही है कि इतने बड़े आदमी ने मुझे देखा। मुझे उम्मीद है सर कि आप मेरे रूड बिहेवियर की वजह से नाराज नहीं होंगे। अगर मैंने अपने मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा सर, प्लीज सर, प्लीज, रागनी ने कहा और उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। जब लकी को लगा कि यह माफी मांगने और माफ करने का सिलसिला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला था, तो उसने बात को वहीं खत्म करते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ और गाड़ी स्टार्ट करो। रागनी ने देखा कि लकी के चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान थी जिसे देखने के लिए वो बार बार लकी की ओर देखती। उसके पतले पतले होठ किसी फूल की पत्तियों की तरह लग रहे थे और जैसे ही वो खिलते थे तो लगता था कि पूरे मौसम में खुशबू फैल गई हो। ओके सर, ठीक है, रागनी ने शर्माते हुए कहा और कार अनलॉक कर दी। लकी और रागनी गाड़ी में बैठे और देखते ही देखते उनकी गाड़ी ने लकी के कॉलेज जाने वाली सड़क को पकड़ लिया था। लकी ने अपनी जेब से फोन निकाला और अमित को फोन करके पूछा, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी यही हॉस्पिटल में ही हैं, कोयल के साथ, अमित ने कहा। लकी ने जैसे ही सुना कि उसके दोस्त अभी भी हॉस्पिटल में ही थे तो वो दुविधा में पड़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना लेकर हॉस्टल जाए या फिर हॉस्टल आकर उनके आने का इंतजार करे। उसने देखा कि खाना अभी गर्म था और अगर वो हॉस्टल जाता और उनका इंतजार करता तो खाना ठंडा हो जाता और उसका स्वाद भी खराब हो जाता। लेकिन अगर वो गर्मा गर्म खाना लेकर हॉस्पिटल चला जाता तो उधर कोयल गर्म हो जाती। इसी उलझन में लकी सड़क को देखे जा रहा था कि तभी रागनी ने उसे देखा और पूछा, सर आपके कॉलेज ही चलना है ना? रागनी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। लकी के मन में एक बार के लिए ये ख्याल आया कि हॉस्टल का कमरा खाली है और अभी अमित और बाकी लोगों के आने में कुछ वक्त है। ऐसे में वो चाहता तो रागनी को अपने साथ उस कमरे में ले जा सकता था। उसके दिल की धड़कन में थोड़ा इजाफा हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे लेकर हॉस्टल जाता उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, नहीं हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पर मेरी एक फ्रेंड एडमिट है। लकी ने कहा, ठीक है सर, फिर मैं उधर ही गाड़ी मोड़ लेती हूँ, रागनी ने कहा और गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। लकी को थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि रागनी की पूरी गाड़ी में उसके परफ्यूम की महक घुल गई थी। इतनी मोहक खुशबू थी वो कि लकी उसे जितना समेटता जा रहा था वो उतनी ही कम पड़ती जा रही थी। जब लकी का दिल सिर्फ खुशबू से नहीं भरा तो उसने रागनी को देखने के लिए अपना चेहरा हल्का सा उसकी दिशा में घुमा लिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रागनी उसे ही देख रही थी तो उसने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। न चाहते हुए भी लकी रागिनी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वो डिंपल की असलियत जान चुका था और उसके साथ ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे ब्रेकअप होने के बाद लकी सिंगल ही रहना चाहता था। लेकिन अब लकी का मन बदल रहा था। इससे पहले लकी रागिनी से कुछ कहता, रागिनी ने गाड़ी रोक दी और जैसे ही लकी रागिनी की तरफ मुड़ा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रागिनी ने लकी के ऊपर पिस्तौल तानी हुई थी। क्या रागिनी लकी को मार देना चाहती थी? अगर हाँ तो क्यों? क्या लकी से रागिनी की थी कोई पुरानी दुश्मनी? अगर हाँ तो क्या लकी वापस डिंपल के पास जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्या है लकी का सच? जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने इंस्टा मिलेनियर।